वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अन्य वीडियो से भी श्रेष्ठ अच्छे अच्छे प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? 4, 3, 1, 2। इसका राइट आंसर है दोस्तों 3। कितने हैं? 3। कौन कौन है? तो याद रखिएगा, पहला है विधायिका। विधायिका विधायिका में आपका संसद और राज्य के विधानमंडल आते हैं। दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका में आपके आ जाते हैं केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर मंत्रिपरिषद और मंत्रालयों के अधिकारी शामिल होते हैं। तीसरा जो होता है न्यायपालिका। क्या आता है? न्यायपालिका। न्यायपालिका में आपको आ जाता है विभिन्न राज्यों में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, ये सब आ जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि पृथ्वी का केंद्र या कोर मुख्य रूप से निर्मित है निकेल और सिलिका, निकेल और लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और एल्यूमिना। इसका राइट आंसर है दोस्तों निकेल और लोहा। बात करते हैं पृथ्वी का जो कोर होता है, जो जिसे क्रोड कहा जाता है हिंदी में, एक भारी पदार्थों मुक्त निकेल और लोहा का बना होता है, जिसे हम नीफे कहते हैं। क्या कहते हैं? नीफे। NIFE। NI से निकेल, FE से फेरस, याद रखिएगा। और बाह्य क्रोड जो होता है वह तरल अवस्था में तो होता है दोस्तों, जबकि आंतरिक क्रोड जो होता है वह ठोस अवस्था में होता है। अगर पृथ्वी की संरचना की बात किया जाए तो पृथ्वी का जो संरचना है वह 3 प्रकार का होता है। पहला भूपट्टी आते हैं जिसे द क्रस्ट बोला जाता है। दूसरा जो आता है मेटल आता है, और दूसरा मेटल आता है, और तीसरा में क्या आता है? आपका कोर आता है, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस चौहान शासक ने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया था? अजय राज द्वितीय, दुर्लभ राज तृतीय, विग्रह राज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पृथ्वीराज द्वितीय, या पृथ्वीराज चौहान भी इन्हें कहा जाता है। अगर हम बात करें पृथ्वीराज चौहान जी के, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन के 2 युद्ध हुए थे। तराइन का प्रथम जो युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था तब पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों वो 1192 ईस्वी में हुआ था। 1192 ईस्वी में तराइन युद्ध मोहम्मद गौरी ने जीत लिया और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। आखिर पृथ्वीराज चौहान इतने शक्तिशाली राज के राजा थे, फिर क्यों मोहम्मद गौरी से हार गए? तो इसके पीछे एक कहानी है दोस्तों। जयचंद नाम का एक राजा था और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था संयोजकता। उसका स्वयंवर चल रहा था और वह स्वयंवर से संयोजकता को पृथ्वीराज चौहान उठा लेता है और उससे शादी कर लेता है, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद के बीच युद्ध हो जाता है, माने एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1192 ईस्वी में तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है उसका मोहम्मद गौरी का साथ देते हैं जयचंद, और जयचंद के साथ लेने से मोहम्मद गौरी बहुत स्ट्रांग हो जाता है और उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। और पृथ्वीराज चौहान जब हार जाते हैं तो वो मोहम्मद गौरी दिल्ली में तख्ता पलट करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है। बट जयचंद चाहता है कि दिल्ली के सिंहासन पर हम बैठे, मोहम्मद गौरी जीतेगा, माने पृथ्वीराज चौहान को हराएगा और यहाँ से बहुत सारा धन दौलत लूटेगा और अपने देश लेके चला जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, जिसके कारण जयचंद मोहम्मद गौरी के खिलाफ हो जाता है। और 1194 ईस्वी में 2 साल बाद 1194 ईस्वी में दोस्तों मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच एक युद्ध होता है, जिस युद्ध का नाम है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी, बैटल ऑफ चंदावर 1194 बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड जयचंद, और मोहम्मद गौरी डिफेटेड एंड किल्ड जयचंद। मोहम्मद गौरी को क्या करता है? मोहम्मद गौरी जयचंद को हरा देता है और उसे जान से मार देता है। मोहम्मद गौरी ने 4 गुलाम पाल रखे थे। पहला जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों, और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दामाद भी था। दूसरा जो गुलाम था एलदौज था। तीसरा जो गुलाम था कुबाचा था, और चौथा जो गुलाम था बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी वो शासक है जिसने 1204 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवा दिया था।
और नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना करने वाले गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त थे, जिन्होंने 413 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे दोस्तों। और कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय को ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ प्रेजेंट इंडिया, याद रखिएगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन दीव। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है। अगर बात किया जाए तो पहले इन द्वीपों को क्या कहा जाता था? लाकवा द्वीप कहा जाता था, मिनिकॉय कहा जाता था और अमीनी द्वीप द्वीप से नाम से जाना जाता था। और इसकी जो राजधानी है दोस्तों वो है कावारती। क्या है? कावारती। और इसकी आधिकारिक जो भाषा है मलयालम और अंग्रेजी है। और इसका जो उच्च न्यायालय है दोस्तों वो केरल उच्च न्यायालय के अधीन पड़ता है। और यहाँ के जो अभी वर्तमान प्रशासक है वो दिनेश्वर शर्मा जी है। और यहाँ पर एक ही सांसद है जिनका नाम मोहम्मद फैजल है, याद रखिएगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक ऑप्शन दिए गए हैं ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ, वर्ष या दंती दुर्ग। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दंती दुर्ग। दंती दुर्ग जिसे दंती वर्मन के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो राजधानी थी दोस्तों वो मान्यखेत थी। क्या थी? मान्यखेत। मान्यखेत राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं दंती दुर्ग, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि आलू में स्टार्च के साथ अपक्रिया कराने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। क्यों परिवर्तित हो जाता है? ब्रोमीन के कारण, आयोडीन के कारण, फ्लोरीन के कारण या क्लोरीन के कारण? तो इसका राइट आंसर है आयोडीन के कारण। कहा जाता है कि स्टार्च और आयोडीन में रासायनिक क्रिया होती है जिससे रंग काला जो होता है वो कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है दोस्तों। कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? 1824, 1829, 1831, 1826। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका 1829। ब्राह्मण समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय। इन्होंने ही सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई थी सबसे पहले। और उन्हीं के प्रयास से आपका 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से ध्वनि की गति 25 डिग्री पर उच्चतम होगी। किस में उच्चतम होगी? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एल्युमिनियम में, ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में या एथेनॉल में? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका एल्युमिनियम में। देखिए ध्वनि का जो चाल होता है दोस्तों उसका किसी भी पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करता है। जिससे माध्यम में वह जाता है, माने जिस माध्यम में वो जाता है उसके घनत्व पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और इसको पास करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि जो है निर्वात से होकर नहीं जा सकती है, याद रखिएगा दोस्तों। ध्वनि की गति सबसे अधिक जो होती है वो ठोस में ही होता है। ठोस में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा इस्पात में होता है। अगर इस्पात में ध्वनि का वेग की अगर बात किया जाए दोस्तों तो ये 5920 मीटर पर सेकेंड होता है। और हवा में ध्वनि का वेग होता है 330 मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा। और शून्य में ध्वनि की माने निर्वात में ध्वनि की तरंग शून्य ही होता है, याद रखिएगा। और पानी में ध्वनि की तरंग अगर बात किया जाए तो 1480 मीटर पर सेकेंड होता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो कितने अंक का होता है? 4, 2, 1 या 3? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1 अंक का होता है। कितने अंक का होता है? 1 अंक का होता है। बास्केटबॉल में अगर बात किया जाए तो एक टीम पक्ष में 5 खिलाड़ी होते हैं। एक टीम पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 होते हैं। और इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1932 में हुआ था। और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की अगर स्थापना की बात किया जाए तो 1950 में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारत के किस राज्य में वंगला उत्सव मनाया जाता है? झारखंड, गोवा, मेघालय या केरल? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मेघालय। कहाँ? मेघालय।